हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू इन धरा क्लासेस। बीए सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश पोएट्री में आज आप पढ़ेंगे प्रेजेंट इन अब्सेंस का हिंदी टू इंग्लिश एक्सप्लेनेशन, जिसको लिखा है जॉन डन ने। जॉन डन की लिखी हुई पोएम को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मित्रों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को अवश्य शेयर करें, जिससे हर स्टूडेंट के लिए हमारा ये वीडियो इम्पोर्टेंट बन पावे। तो हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंस इन अब्सेंस का हिंदी टू इंग्लिश एक्सप्लेनेशन। तो देखेंगे मित्रों, ये जो प्रेजेंट लिखा हुआ है, प्रेजेंस का मतलब होता है उपस्थिति, और जो अब्सेंस लिखा हुआ है इसका मतलब होता है गैर हाजिरी या अनुपस्थिति। इसको हम गैर हाजिर भी कह सकते हैं और अनुपस्थित भी कह सकते हैं। तो इसमें इन प्रीपोजिशन जोड़ दिया गया है बीच में, तो ये इंडिकेट करता है अब्सेंस को, यानी कि अनुपस्थिति में उपस्थिति, किसी की अनुपस्थिति में उपस्थिति की बात यहाँ पर की जा रही है। तो हम बताते चले मित्रों कि इसमें जॉन डन ने अपनी पत्नी के विषय में लिखा है, जो कि अपनी पत्नी से जॉन डन दूर हैं, अलग हो जाते हैं, काफ़ी दूरी पर चले जाते हैं, किसी कारणवश किसी कार्यवश की वजह से वो दूर हो जाते हैं उससे। तो वो अपनी पत्नी को अपने पास इस पोएम के माध्यम से होने का तर्क दे रहे हैं। मित्रों, यही इसमें तथ्य छुपा हुआ है, यही राज छुपा हुआ है, जिसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि अनुपस्थिति में उपस्थिति, यानी कि अनुपस्थिति में उपस्थिति की बात इसमें की जा रही है। उपस्थिति की बात किसकी की जा रही है? पत्नी की, अर्थात उसके प्रेम की उपस्थिति की बात मित्रों। और अब्सेंस की स्थिति में, यानी कि जब वो उसके पास नहीं होती है, अकेले होता है कभी, तो ऐसी स्थिति में वो उपस्थिति का अनुभव करता है, अपने उस गैर हाजिरी में अपनी पत्नी की उपस्थिति का अनुभव करता है, और जिन जिन रूपों में अनुभव करता है उसको यहाँ पर बताया गया है। प्रत्येक लाइन को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, तो आप देखेंगे। अब्सेंस, यहाँ पर अब्सेंस का तात्पर्य हुआ, अब्सेंस किसके लिए प्रयोग किया गया है? अब्सेंस इज इंडिकेटेड हियर टू पोएट, यानी कि पोएट के लिए इंडिकेट किया गया है मित्रों कि अब्सेंस अनुपस्थित है। पोएट कहाँ पर है? अपनी पत्नी से अलग है, तो वो अपनी बात को यहाँ पर कह रहा है। इस लाइन में आपको पूरी चीज़ें मिलेंगी। तो सबसे पहले आप समझ लें कि यदि आप इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं तो एक्सप्लेन करने के पूर्व आपको रेफरेंस लिखना होता है। तो रेफरेंस में आपको क्या लिखना है इसको हम समझते चलें। तो देखेंगे मित्रों, जब हम रेफरेंस लिखते हैं तो रेफरेंस का मतलब होता है संदर्भ, यानी पोएम या जो भी ऐसे हो, जो भी चीज़ें होती हैं उससे संदर्भित चीज़ों इसमें लिखी जाती हैं। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे कि द प्रेजेंट पोएम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम प्रेजेंट इन अब्सेंस कंपोज्ड बाय जॉन डन। तो जॉन डन के लिखी हुई ये पोएम, इसको हम इस प्रकार से करेंगे, लिखेंगे रेफरेंस के रूप में। कॉन्टेक्स्ट के रूप में इसमें आपको इतना ही लिखना है मित्रों कि इन दिस पोएम द पोएट इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द डिस्टेंस ऑफ हर बेलवेड, यानी कि अपनी पत्नी की दूरी, यानी उसको अलग होने की दूरी को बता रहा है। एंड ही इज फीलिंग हिमसेल्फ दैट शी इज प्रेजेंट इन हिज हार्ट, वो ऐसा अनुभव कर रहा है कि वो उसके हृदय में ही उपस्थित है। और ही इज किसिंग टू हर, ही इज टचिंग टू हर, मेनी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो उसको दिखा रहा है अपने आप में, लेकिन जो देखने वाला होता है वो नहीं देख पाता है, वो स्वयं देखता है मित्रों। कौन? जॉन डन। तो जॉन डन ने अपनी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम में यह चीज़ बताने का भरसक प्रयास किया है, क्योंकि वो एक जीवन कथा को यहाँ पर लिख रहे हैं। तो हम पोएम पर आ रहे हैं, पोएम को देखेंगे मित्रों। अब्सेंस, अब्सेंस का मतलब होता है गैर हाजिरी या अनुपस्थिति, यानी इसको हम कहते हैं गैर हाजिरी या अनुपस्थिति। हियर का मतलब होता है सुनो। तो देखेंगे इसको कि ओ गैर हाजिरी, हियर का मतलब सुनिए, सुनो। दाऊ, दाऊ का मतलब होता है तू या तेरा। तो यहाँ पर देखेंगे ओ गैर हाजिरी, ओ अनुपस्थिति, यानी कि जो गैर हाजिरी है उसको संबोधित करते हो कहते हैं तू सुनिए, तुम सुनो। क्या सुनो? माई प्रोटेस्टेशन। माई प्रोटेस्टेशन का मतलब होता है अपनी जो शक्ति है उस शक्ति के खिलाफ, यानी कि प्रोटेस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ के खिलाफ हो जाना, उसकी घोषणा करना, इसका ये भी अर्थ होता है। तो प्रोटेस्टेशन को हम एक तरह से समझते हैं डिक्लेरेशन, जिसको कि कहते हैं पक्की घोषणा करना। तो अब्सेंस यानी अनुपस्थिति, गैर हाजिरी, हियर सुनो, तुम,
तुम सुनिए, माई प्रोटेस्टेशन अर्थात मेरी घोषणा को तुम सुनिए, जो मेरे विचार हैं, जो मेरे उद्गार हैं, उसको तुम सुनो। आगे देखेंगे, अगेंस्ट दाई स्ट्रेंथ। अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ होना, उससे अलग हो जाना मित्रों। तो यहाँ पर देखेंगे, तुम अपनी शक्ति के खिलाफ, और स्ट्रेंथ का मतलब होता है शक्ति, अर्थात तुम अपनी शक्ति के खिलाफ मेरे वचन सुनो। तो इस ऊपर वाली लाइन में बताया जा रहा है, अब्सेंस हियर दाउ माई प्रोटेस्टेशन अगेंस्ट दाई स्ट्रेंथ। इन दोनों पंक्तियों को हम इस तरह से समझेंगे मित्रों कि ओ गैर हाजिरी, ओ अनुपस्थिति, तू अपनी शक्ति के खिलाफ मेरे वचन को सुनो, अर्थात मेरी बातों को तुम सुनो। ये लाइन क्लियर हो गई होगी। अब आगे देखेंगे, डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी, और लेंथ का मतलब होता है लंबाई। तो दो चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं, क्योंकि पोएट अपनी पत्नी से काफ़ी दूरी पर है। तो यहाँ देखेंगे, डिस्टेंस एंड लेंथ अर्थात दूरी और लंबाई। डू व्हाट दाउ कास्ट फॉर अल्टरनेशन। अल्टरनेशन का मतलब होता है बदलने के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे मित्रों, दूरी और लंबाई तुम बदलने के लिए जो कर सको करो, अर्थात डू व्हाट दाउ कास्ट फॉर अल्टरनेशन, अर्थात दूरी और लंबाई को बदलने के लिए जो तुम कर सको वो करो। इस बात को कौन कह रहा है? पोएट कह रहा है। किससे कह रहा है? अपनी पत्नी से कह रहा है मित्रों, कि इस दूरी और इस लंबाई को तुम जितना भी हो सके बदलने के लिए जो कर सको वो करो। आगे देखेंगे, फार हार्ट्स, बहुत ही इंटरेस्टेड पोएम के रूप में इसको आप जानेंगे मित्रों। फार हार्ट्स ऑफ ट्रस्ट मेटल। तो इसको देखेंगे, मगर ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वसनीय और सच्चे दिल से जो जुड़ा हुआ हो, अर्थात फार हार्ट्स ऑफ ट्रस्ट मेटल, अर्थात मगर, कब क्या कह रहा है? मगर सच्चे दिल गैर हाजिरी में भी जुड़े होते हैं। फार हार्ट्स ऑफ ट्रस्ट मेटल। ट्रस्ट मेटल का मतलब होता है जो सच्चे दिल होते हैं, जो प्रेमियों के दिल होते हैं मित्रों, वो गैर हाजिरी में भी जुड़े होते हैं। मगर जो सच्चे दिल होते हैं वो गैर हाजिरी में जुड़े होते हैं। अलगाव होने पर, दूरी होने पर उनके दिल में जो संबंध होते हैं उसमें किसी प्रकार की दूरी आने वाली नहीं होती है। इस बात को यहाँ बताया गया है। अब्सेंस डथ ज्वाइन, और अब्सेंस डथ ज्वाइन एंड टाइम डथ सेटल, अर्थात जो समय होता है, अब्सेंस डथ ज्वाइन एंड टाइम डथ सेटल, यहाँ पर बताया जा रहा है कि समय भी इसको नहीं रोक सकता है। टाइम डज सेटल का मतलब जो समय होता है वो भी इसको नहीं रोक सकता है। अब्सेंस डज ज्वाइन, ये अनुपस्थिति में जो संबंध बन जाते हैं, जो अनुपस्थिति में संबंध होते हैं, इसको समय भी नहीं रोक सकता है। इस बात को यहाँ पर बताया गया है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड और डीपली पॉइंट ऑफ व्यू से कवि ने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है मित्रों, जिसको हम पूरी तरह से समझ सकते हैं। पुनः आप इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। ओ अनुपस्थिति, गैर हाजिरी, यानी अपनी बात को यहाँ पर कवि कह रहा है, तू अपनी शक्ति के खिलाफ मेरे वचन सुन, अर्थात तुम मेरी शक्ति के खिलाफ, अर्थात अपनी शक्ति के खिलाफ में तुम मेरी बातों को सुनिए। और दूसरी लाइन में देखेंगे, अगेंस्ट दाई स्ट्रेंथ, और दूरी और लंबाई, डिस्टेंस एंड लेंथ, अर्थ और दूरी और लंबाई तुम बदलने के लिए जो कर सको वो कीजिए। दूरी और लंबाई को कम करने के लिए जो भी प्रयास तुम कर सको वो तुम करो। मगर सच्चे दिल गैर हाजिरी में भी जुड़े होते हैं, और समय भी इसको नहीं रोक सकता है। जो सच्चे दिल होते हैं, जो सच्चे प्रेमी होते हैं, वो गैर हाजिरी में भी जुड़े होते हैं। इस बात का संकेत यहाँ पर पोएट दे रहा है। इंग्लिश में मित्रों हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि इन दिस पोएम द पोएट इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द फिजिकल डिस्टेंस, यानी फिजिकल डिस्टेंस के बारे में हम बता रहा है, बट द स्पिरिचुअल डिस्टेंस इज नथिंग,
फॉर हिम। उसके लिए जो स्पिरिचुअल डिस्टेंस है वो ना के बराबर होता है। वो अपनी पत्नी से दूर अवश्य है, लेकिन उसके जो प्रेम है, उसके जो प्रेम की उद्गार है, वो उसके सन्निकट होती चली जा रही है। इसीलिए वो संबोधित करके, प्रोटेस्ट करके इस बात को एक घोषणा के रूप में वो अपनी पत्नी के समक्ष कह रहा है, इस बात को कह रहा है कि तुम सुन सको तो सुनो। और इस बात को आम लोगों से भी कह रहा है, जो भी इसको पढ़ने वाले हैं उन सभी लोगों से इस बात को पोएट कह रहा है। तो ये पोएम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बनने वाली है। हम इसके पश्चात बताते चले मित्रों कि जो इसका सूक्ष्म बिंदु है, जो मुख्य सार है इसका, इस पोएम का, इसमें यही बताया गया है, बार बार बताया गया है कि कब अपने अलग होने की, अपने अनुपस्थित होने की बात को एक उपस्थिति में दर्ज करने का प्रयास कर रहा है, जो उपस्थिति उसकी पत्नी के पास हो, अर्थात अपनी पत्नी के सन्निकट होना, उसका आलिंगन करना, उसका चुंबन करना, उसका हर तरीके से उसको सेटिस्फाई करना। ये सारी चीज़ें जो है एक तरह से इसमें बताया गया है पूरी पोएम में, जिसको कि 6 लाइन में डिवाइड किया गया है, यानी कि 24 लाइनों में इस पोएम को डिवाइड किया गया है। और ये फर्स्ट 6 लाइन को मैंने एक्सप्लेन किया हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टेड बनने वाला है मित्रों। अब हम देखेंगे मित्रों, ये आपका जो सेकंड स्टेंजा है, हु लव्स ए मिस्ट्रेस ऑफ सच क्वालिटी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन मित्रों, इसको देखेंगे इस तरह से कि जो, हु का मतलब होता है जो, लव्स ए मिस्ट्रेस, जो ऐसी प्रेमिका को प्यार करते हैं, हु लव्स ए मिस्ट्रेस, अर्थात जो इस प्रकार की प्रेमिका से प्यार करते हैं, आप सच क्वालिटी, जिसके अंदर सारे गुण हों, यानी कि आप सच क्वालिटी का मतलब जो सर्वगुण संपन्न प्रेमिका होती है, अर्थात जो ऐसे प्रेमिका को प्यार करते हैं जिसके अंदर सारे गुण विद्यमान हों। हिज माइंड हैज फाउंड, यहाँ पर देखेंगे कि उसके मन, माइंड का मतलब होता है मित्रों मन, तो हिज माइंड अर्थात उसके जो मन है, मन में, हैज़, हैज़ का मतलब होता है हैज, ये हैज़ शब्द हैज़ से इंगित किया जाता है मित्रों। हैज़ फाउंड अर्थात उसके मन में समय, स्थान, यहाँ पर ध्यान देंगे मित्रों, हैज़ फाउंड उसमें पाया जाता है अफेक्शंस ग्राउंड बियॉन्ड टाइम प्लेस एंड ऑल मॉर्टेलिटी, अर्थात जो सच्चे प्रेम होते हैं, जो प्रेमिका होती है, उसके प्यार जो होते हैं मित्रों, ऐसी प्रेमिका को प्यार करता है, जो ऐसी किस प्रकार की प्रेमिका को प्यार करता है जिसके अंदर सारे गुण हों, अर्थात जो सारे गुण से संपन्न है प्रेमिका, उसके मन में समय, स्थान, समय का मतलब होता है टाइम, प्लेस का मतलब होता है स्थान, एंड ऑल मॉर्टेलिटी, और सभी मृत्यु दर से परे, मॉर्टेलिटी का मतलब होता है मित्रों मृत्यु दर से परे, प्यार का आधार पाया गया है। तो यहाँ पर कवि बता रहा है कि जो सच्चे ऐसी प्रेमिका को प्यार करता है जिसके अंदर सारे गुण हों, उसके मन में समय, स्थान और सभी मृत्यु दर से अलग प्यार का आधार पाया जाता है। कब ये बताने का प्रयास कर रहा है कि जो इस प्रकार की प्रेमिका से प्रेम करते हैं, जो ऐसी प्रेमिका से प्यार करता है जिसके अंदर सारे गुण हों, सर्वगुण संपन्न एक जो स्त्री होती है मित्रों, वो सर्वगुण संपन्न होती है, उसको एक लक्ष्मी का भी रूप कहा जाता है। तो यहाँ पर कवि यह बता रहा है कि जो ऐसी प्रेमिका को प्यार करता है जिसके अंदर सब प्रकार के गुण हैं, सब प्रकार से गुण से संपन्न है, उसके मन में समय, स्थान, सभी मृत्यु दर से परे प्यार का आधार पाया गया है, अर्थात एक मृत्यु दर से अलग जो है एक प्यार का आधार उसके अंदर मिलता है मित्रों, जिसको कि हम उससे अलग नहीं कर पाते हैं, वो प्रेम से एकदम से जुड़ा हुआ होता है मित्रों। आगे देखेंगे, टू हार्ट्स दैट कैन नॉट वेरी, अर्थात जो सच्चे दिल नहीं बदल सकते, अर्थात टू हार्ट्स दैट कैन नॉट वेरी, वेरी का मतलब होता है मित्रों परिवर्तित कर देना, टू हार्ट्स दैट कैन नॉट वेरी, अर्थात जो सच्चे दिल नहीं बदल सकते वह अनुपस्थिति में भी हाजिर होते हैं, अर्थात जो अपने सच्चे दिल को नहीं बदल सकते हैं, कैन नॉट वेरी, अब्सेंस इज प्रेजेंट,
absence in present, वो हमेशा जो है नहीं बदल पाते हैं, जो अपने सच्चे दिल को वो अनुपस्थिति में भी हाजिर होते हैं और समय भी टाइम डथ टेरी, तो यहाँ पर ध्यान देंगे मित्रों, समय भी उनको नहीं रोक सकता, अर्थात ठहरा सकता है, समय भी उनको नहीं बांध कर रख सकता, क्योंकि जो सच्चे प्यार करते हैं मित्रों, वो सच्चे प्यार उनको समय से व्यवधान उत्पन्न कर नहीं देता है। किसी भी प्रकार से हम जरूर अपनी प्रेमिका के दिलो दिमाग में होते हैं और वो हमारे साथ होती है। तो इन दिस पोएम द पोएट इज एक्सप्रेसिंग हियर अबाउट द डिस्टेंस ऑफ हर बिलीवेड दैट इज वेरी फार फॉर हर, बट ही इज फीलिंग फॉर हिम, बट ही इज फीलिंग हियर दैट हर बिलीवेड इज प्रेजेंट इन हर हार्ट ऑलवेज, बिकॉज ही इज ऑलवेज रिमेंबरिंग अबाउट हर लवर्स. Her lover, his lover is always present in his heart and no time can bound to it. Can bind to it, यानी समय उसको बांध नहीं सकता है, समय कैन नॉट बी ब्रेक टू इट, कभी भी उसको तोड़ नहीं सकता है, वो हमेशा जो है प्रेजेंट में उसके समक्ष हुआ करती है. तो इस बात को इसमें बताया गया है मित्रों, जो कि आपके सेकंड स्टेंजा की बात होगी. अब हम थर्ड स्टेंजा की ओर बढ़ रहे हैं मित्रों. थर्ड स्टेंजा को आप समझेंगे. यहाँ पर ये थर्ड स्टेंजा आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. माई सेंसेज वांट दियर आउटवर्ड मोशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपकी लाइन है. तो इसमें देखेंगे माई सेंसेज, माई सेंसेज से प्राय होता है मित्रों मेरी भावनाएं. सेंस का मतलब होता है भावना से. तो यहाँ पर देखेंगे इसको कि जो मेरी भावनाएं हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है पोएट यहाँ पर. तो माई सेंसेस वांट दियर आउटवर्ड मोशन, मेरी भावनाएं बाहरी गति चाहती हैं. आउटवर्ड मोशन का मतलब होता है मित्रों बाहरी गति, यानी बाह्य गति की मोशन को, गति को चाहती हैं. अर्थात जो मेरी भावनाएं हैं, जो मेरे विचार हैं, माई सेंसेज वांट, जो मेरी भावनाएं हैं वो चाहती हैं. क्या चाहती हैं? दियर आउटवर्ड मोशन, यानी कि मेरी भावनाएं अपनी बाहरी गति चाहती हैं. जो मेरे विचार हैं, जो मेरी थिंकिंग है अपनी प्रेमिका के प्रति, वो जो है एक तरह से बाहरी भावनाओं की गति को प्राप्त करना चाहती है. वो अंतः गति को नहीं प्राप्त करना चाहती है, जबकि वो बाह्य गति को प्राप्त करना चाहती है. अर्थात बाह्य का मतलब होता है सांसारिक गति को प्राप्त कराना चाहती है. तो यहाँ पर कवि जो है अपनी बात को एक बाह्य संसार से युक्त ऐसी कड़ी से जोड़ करके बताता है अपनी प्रेमिका के माध्यम से मित्रों, कि वो अपने आप को इस संसार में होते हुए प्रेमिका के अभाव को महसूस नहीं होने देता है. तो इस बात को यहाँ पर व्यक्त कर रहा है कि माई सेंसेस वांट दियर आउटवर्ड मोशन, अर्थात जो मेरी भावनाएं हैं वो बाहरी गति को प्रदान करना चाहती हैं, जो अब मेरे अंदर जीत की वजह है. ध्यान देंगे मित्रों, विच नाउ विदिन, विदिन का मतलब होता है जो कि मेरे अंदर जो है रीजन डथ बिन, एक प्रकार से कारण बन चुकी है. जो अर्थात जो भावनाएं मेरी तटस्थ हैं, वो मेरी भावनाएं एक प्रकार से कारण बन चुकी हैं, यानी मैंने उसे पा लिया है. अर्थात पुनः देखेंगे इस लाइन को मित्रों कि जो मेरी भावनाएं हैं, मेरी भावनाएं इस बाहरी संसार की गति को प्राप्त करना चाहती हैं, जो अब मेरे अंदर जीत की वजह है. अर्थात जिसको मैं जीत चुका हूँ, यानी मैंने उसे प्राप्त कर लिया है, वो उसके बारे में गुप्त विचार करके 2 गुना खुश है. आगे देखेंगे मित्रों, रीजन विथ बिन, अर्थात उसने उस पर जीत हासिल कर लिया है, और जीत हासिल करने के पश्चात उसको क्या प्राप्त हुआ है मित्रों? रिडबल्ड बाई हर सेक्रेट नोशन. रिडबल्ड बाई हर सेक्रेट नोशन का मतलब होता है कि वो उसके बारे में गुप्त विचार करके 2 गुना खुश है. अर्थात रिडबल्ड का मतलब होता है 2 गुना प्रसन्न हो जाना मित्रों. बाई हर सेक्रेट नोशन, सेक्रेट नोशन का मतलब होता है कि जो उसकी गुप्त विचार को प्राप्त करके 2 गुना प्रसन्न होने की अनुभूति कर रहा है. इस बात को यहाँ पर बताया गया है. पुनः इस लाइन को देखेंगे मित्रों, इन पंक्तियों को मैं क्लियरिफाई करने जा रहा हूँ मित्रों. तो इसको देखेंगे, कवि कहता है कि मेरी जो भावनाएं हैं वो बाहरी गति
को प्राप्त करना चाहती हैं, जो अब मेरे अंदर जीत की वजह बनी हुई है, यानी मैंने उसे प्राप्त कर लिया, इस तरह की अनुभूति कर रहा है कवि। और आगे कहता है कि वह उसके बारे में गुप्त विचार करके 2 गुना खुश हो रहा है, यानी उसके बारे में जो चिंतन करता है अपनी प्रेमिका के विषय में मित्रों, तो उसको जो है 2 गुना की खुशी प्राप्त होती है। जैसे आप देखेंगे लाइक रिच मैन, जो रिच मैन होते हैं, जो धनवान होते हैं लोग, जो मालदार लोग होते हैं मित्रों, जैसे मालदार जो लोग होते हैं, लाइक रिच मैन, यहाँ पे एज एग्जाम्पल को भी बताने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि जो है जॉन डोन इसको बताने का प्रयास करते हैं कि लाइक रिच मैन किस तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं मित्रों। तो यहाँ पर देखेंगे लाइक रिच मैन, अर्थात जैसे मालदार जो लोग होते हैं वो अपने खजाने को दैट टेक प्लीजर्स इन हीडिंग मोर देन हैंडलिंग ट्रीजर। ट्रीजर का मतलब होता है खजाना। तो यहाँ पर देखेंगे मित्रों कि जो ऐसे लोग होते हैं, जो मालदार लोग होते हैं, वो अपने खजाने को, यानी जो उनका खजाना होता है, उस खजाने को छिपा कर रखने से ज़्यादा खुश होते हैं। तो लाइक रिच मैन दैट टेक प्लीजर, यानी कि अधिक प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं। कब प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं? इन हीडिंग मोर देन, जब उसको छुपा देते हैं, देन हैंडलिंग ट्रेजर, यानी कि अपने खजाने को जब वो छुपा देते हैं मित्रों, तो ज़्यादा प्रसन्नचित दिखाई पड़ते हैं। इस भावना को कवि ने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है मित्रों कि जब जो धनवान लोग हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जब वो अपने खजाने को पूरी तरह से क्या करते हैं, छुपा देते हैं और उसको जो है हैंडलिंग ट्रेजर्स के रूप में कर लेते हैं, अपने बस में कर लेते हैं छुपा करके मित्रों। तो लाइक रिच मैन दैट टेक प्लीजर, तो उनको बहुत ही ज़्यादा आनंद की प्राप्ति होती है। ठीक उसी प्रकार से कवि यहाँ पर अपनी प्रेमिका के विषय में कह रहा है। प्रेमिका रूपी खजाना, यानी कि प्रेमिका रूपी खजाने को जब अपने हृदय में छुपा लेता है मित्रों, तो उस कवि को बहुत ही प्रसन्नता की अनुभूति होती है। इस बात को यहाँ पर बता रहा है पोएट। अब हम देखेंगे ये जो आपकी लास्ट पोएम है मित्रों, ये लास्ट पोएम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं और आप पूरी ही तरह से इसको समझेंगे। तो ये देखेंगे यहाँ पर बाई एब्सेंस, ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। बाई एब्सेंस, बाई एब्सेंस का मतलब होता है कि अनुपस्थिति से, अर्थात गैर हाजिरी से। इसका अभिप्राय है गैर हाजिरी से लिया जा रहा है मित्रों। दिस गुड मीन्स आई गेन, यहाँ पर देखेंगे कि गैर हाजिरी से, अनुपस्थिति से यह ठीक मतलब निकलता है कि मैं उसे प्राप्त कर लेता हूँ। जब गैर हाजिरी होती है तो उससे इसका अभिप्राय ही निकलता है, इसका मीन्स ही यही है मित्रों इस गैर हाजिरी का कि दिस इज गुड मीन्स, बहुत ही अच्छा मतलब होता है इसका कि आई गेन, मैं प्राप्त कर लेता हूँ। आई किसके लिए प्रयोग किया गया है मित्रों? पोएट के लिए प्रयोग किया गया है। यानी पोएट कहता है कि जब गैर हाजिरी होती है, अनुपस्थिति होती है प्रेमिका की मित्रों, तो मैं प्राप्त कर लेता हूँ। कि क्या प्राप्त कर लेता हूँ? अपनी प्रेमिका को प्राप्त कर लेता हूँ। इस बात को यहाँ पर कवि कहने का प्रयास कर रहा है। आगे देखेंगे मित्रों, दैट आई कैन कैच हर, दैट आई कैन कैच हर, अर्थात मैं उसे पकड़ सकता हूँ, जिससे कि मैं उसे क्या कर सकता हूँ, पकड़ सकता हूँ। दिस इज़ वेरी इमोशनल पोएम। यहाँ पर फ्रेंड्स आप समझेंगे कि जो भी आप, क्योंकि आप BA सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं इंग्लिश लिटरेचर के, तो यहाँ पर प्रेम रूपी भावना को पकड़ने की बात की जा रही है। तो प्रेम रूपी भावना यानी प्रेम को पकड़ने के लिए हमको हैंड की आवश्यकता नहीं है, हमको हाथों की ज़रूरत नहीं है, हम उसको अपने हार्ट्स में ही कैच करते हैं, अपने हृदय में ही बैठा लेते हैं मित्रों। तो उसी बात को यहाँ पर बता रहा है कि पोएट कि मैं उसे पकड़ सकता हूँ, यानी कि दैट आई कैन कैच हर। आई कैन कैच हर का मतलब आई एम एबल टू कैच द लव ऑफ माई बिलबेट, मैं अपने बिलबेट के प्रेम को पकड़ सकता हूँ। एंड इट ट्रेजर इन माई हार्ट, और मैं उसको अपने हृदय में रख सकता हूँ मित्रों। तो इस बात को यहाँ पर कवि बता रहा है, दैट आई कैन कैच हर, अर्थात मैं उसे पकड़ सकता हूँ। व्हेयर नन कैन वॉच हर, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन देखेंगे मित्रों, जहाँ उसे कोई नहीं देख सकता, अर्थात जहाँ आम लोगों के निगाहों से वो चीज़ें नहीं दिखाई पड़ती हैं, तो मैं उसे देख सकता हूँ, मैं उसे पकड़ सकता हूँ और मैं उसे अपने हृदय रूपी ट्रेजरी में रख सकता हूँ, ट्रेजर में रख सकता हूँ, अपने उस खजाने में भी रख सकता हूँ। इस बात को कवि कह रहा है यहाँ पर कि व्हेयर नन कैन वॉच हर, अर्थात जहाँ उसे कोई नहीं देख सकता।
मैं उसे पकड़ सकता हूँ। इस बात को कवि यहाँ पर कह रहा है कि वेयर नन कैन वॉच हर दैट आई कैन कैच हर। ये लाइन, इस लाइन को कंप्लीट कर रही है। तो आगे देखेंगे, इन सम क्लोज कॉर्नर ऑफ माई ब्रेन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है मित्रों। देखेंगे, इन सम क्लोज कॉर्नर, क्लोज कॉर्नर से तात्पर्य क्या होता है? क्लोज कॉर्नर का मतलब होता है मेरे दिमाग के किसी करीबी कोने में। यानी क्लोज कॉर्नर का मतलब, जैसे दिमाग में बहुत सी चीज़ें होती हैं, माइंड में बहुत सी चीज़ें हम सोचते विचारते हैं। तो यहाँ पर पोएट का कहना है कि इन सम क्लोज कॉर्नर ऑफ माई ब्रेन, कि जहाँ पर मैं अपने दिमाग के किसी करीबी कोने में वो बसी हुई है, जहाँ पर वो प्रेजेंट है, जहाँ पर मेरी प्रेमिका रहती है, जिसका मैं चिंतन करता हूँ बार बार। इन सम क्लोज कॉर्नर ऑफ माई ब्रेन, अर्थात जो मेरे ब्रेन में हमेशा विराजमान रहती है मित्रों। डियर आई एम्ब्रास एंड किस हर, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन मित्रों यहाँ पर देखेंगे कि जो मेरे दिमाग के किसी करीबी कोने में निवास करती है, वो बसी हुई है, जहाँ मैं उसे गले लगा सकता हूँ। ध्यान देंगे मित्रों, डियर आई एम्ब्रास, एम्ब्रास का मतलब होता है गले लगाना मित्रों। जहाँ पर मैं उसे क्या कर सकता हूँ? गले लगा सकता हूँ। और क्या कर सकता हूँ? एंड किस हर, और उसे किस कर सकता हूँ, चुंबन कर सकता हूँ मित्रों। अर्थात उसे गले लगाना, चुंबन करना, प्रेमिका से संबंधित चीज़ें कभी अपने शब्दों के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा है यहाँ पर मित्रों, कि जो हमारे मस्तिष्क के किसी करीबी कोने में बसी हुई है, जिसको कोई देख भी नहीं सकता है, कोई उसे पकड़, जहाँ उसे कोई देख नहीं सकता है, मैं उसे पकड़ सकता हूँ। जो हमारे मस्तिष्क के एक करीबी कोने में निवास करती हुई प्रतीत होती है, जहाँ मैं उसे गले लगा सकता हूँ। आई कैन, डियर आई एम्ब्रास, जहाँ पर मैं उसे गले लगा सकता हूँ, एंड किस हर, और उसका चुंबन ले सकता हूँ। इस बात को कभी यहाँ पर कह रहा है मित्रों। बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही इमोशनल लाइन है, इसको हम पूरी तरह से समझेंगे। आगे देखेंगे मित्रों, एंड सो इंजॉय हर, एंड सो इंजॉय हर का मतलब, और उस वक्त जो है उस पर जो है पूर्ण आनंद प्राप्त कर सकता हूँ। अर्थात जो है मैं जो है उसके लिए उसको प्राप्त करके, एंड सो इंजॉय हर, उसके साथ में पूरे आनंद को मैं प्राप्त कर सकता हूँ। एंड नन मिस हर, देखेंगे मित्रों, और उसको मिस नहीं करता हूँ। अर्थात को मुझे मिस नहीं करना है। एंड सो इंजॉय हर, मैं उसके साथ पूरी तरह से प्रसन्नता की अनुभूति प्राप्त कर सकता हूँ, खुशी को प्राप्त कर सकता हूँ। एंड नन मिस हर, और किसी तरह से मैं उसको मिस नहीं करता हूँ। अर्थात वो हमेशा मेरे हृदय में रहने वाली, बनी हुई रहती है। इस कथन को, इस बात को कवि ने अपनी पोएम के माध्यम से मित्रों बहुत ही सरल ढंग से बताने का प्रयास किया है। दिस पोएम इज़ वेरी टेस्टेड पोएम फॉर योर एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर हम पूरी तरह से इसको समझेंगे कि जो इसका कंक्लूजन है, जो नोट्स है इस पोएम का मित्रों, इस नोट्स में हमको बस इतना ही समझ लेना है मित्रों कि इसमें प्रेमिका से भौतिक दूरी होने पर वैसा कुछ नहीं होगा जैसा कि वो सोचती है। जो भौतिक सांसारिक दूरी जो प्रेमिका से बन जाती है, उस सांसारिक दूरी को कब यहाँ पर जीरो मानता है, कुछ नहीं मानता है। दूरी चाहे कितनी ही लंबी हो, फासले चाहे कितना ही दूर लंबे हों, इससे कोई मतलब नहीं है। ये प्रेम रूपी जो अग्नि हो उसके अंदर उत्पन्न हो गई है मित्रों, अधिक तीव्र करने वाली साबित होने का एक प्रशस्त मार्ग बतला रही है कि उसकी जो प्रेम की अग्नि है वो तीव्र हो उठी है। वो अपने मन मस्तिष्क में उसके निकटता का अनुभव करने लगा है, और उसको आलिंगन भी करने का प्रयास कर रहा है, आलिंगन भी करता है, उसको किस भी करता है। पूरी तरह से इसमें विरह को तड़पाने वाला ना होकर एक रमणीय बनकर रह गया। कि विरह की बात तो है ज़रूर, लेकिन इसको एक रमणीयता के साथ ओतप्रोत किया गया है इस पोएम को। तो दिस पोएम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन मित्रों। पूरी ही तरह से आप इसके लिए तैयार हो जाएं, और पूरी ही तरह से इसको आप पढ़ करके, समझ करके, पूरे ही वीडियो को देख करके सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे कि इसमें जो है मैं बहुत शॉर्ट में
थोड़ा ये बता देना चाहता हूँ कि इस पोएम में जो कवि ने अपनी बात को कहा है उसको आप सटीक रूप से कॉन्टेक्स्ट में हर एक स्टेंजा के रूप में आप लिख सकते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट आपका यही हो सकता है, यही होगा कि इन दिस पोएम द पोएट इज एक्सप्रेसिंग हिज डिजायर, हिज एम्बिशन अबाउट हर वेलबेट who is very far to him, but he is feeling that she is living in his heart always, and he is kissing, he is embracing to her, but nobody can see to her, nobody can टच टू हर, बट पोएट इज ओनली सी, द ओनली जो सीन देखने वाला है केवल पोएट ही है। ओनली पोएट कैन सी हर बिलबेट, नो बडी कैन सी हिज बिलबेट इन दिस वर्ल्ड। तो यहाँ पर आप पूरी तरह से समझेंगे कि इसमें जो है जो उसकी प्रेमिका है, प्रेमिका को समझने वाला, उसको अपने मन मस्तिष्क में बिठा लेने वाला केवल कवि ही है मित्रों, दूसरा और कोई नहीं हो सकता है। क्योंकि ये कविता एक अनुभूति की कविता है जिसको कि हम एक प्रेम के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस प्रेम के अखाड़े में आना पड़ेगा मित्रों, उसके पश्चात ही आप इस पोएम को समझ पाएंगे। आप भी प्रेम के अखाड़े में हों और इस तरह से आपके अंदर भी भावनाएं हों, ये हमारी मनोकामना रहेगी कि आप इस तरह से भी थोड़ा बने अपने आप में, कि अपने उद्गार को, अपने प्रेमी के उद्गार को इस तरह से